नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। कोलकाता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने बीच चुनाव में अपनी जजशिप से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज रोहित आर्या ने अपनी रिटायरमेंट के 3 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और बीजेपी को ज्वाइन करते समय जस्टिस रोहित आर्या का कहना था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और बीजेपी की जो नीतियां हैं उससे प्रभावित हुए हैं, इस वजह से उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। साथ ही उनका यह भी कहना था कि ये जो ट्रांजिशन हुआ है इंडियन पीनल कोड से भारतीय न्याय संहिता की तरफ, ये एक काबिले तारीफ कदम है और इससे न्याय के डिस्पेंसेशन में जो है एक अच्छा असरदार माहौल मिलेगा, एक अच्छा असरदार कदम इसको उन्होंने बताया। लेकिन चूंकि अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो जस्टिस रोहित आर्या ने जो अपने जजशिप के दौरान जो जजमेंट्स दी वो एक बार फिर से चर्चा में आ गई और खास तौर पर मुनव्वर फारूकी जो कॉमेडियन है, उनकी जो इन्होंने बेल डिनाई की थी वो एक बार फिर से चर्चा में। आपको बता दूं कि मुनव्वर फारूकी 2020 और 21 में, मतलब 2020 31 दिसंबर को इंदौर आए थे और उनके खिलाफ एकलव्य गौर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोकल एमएलए माननीय गौर के पुत्र हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की और साथ ही साथ तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी कुछ टिप्पणी की। लेकिन आपको बता दूं कि तुकोजीगंज पुलिस स्टेशन का यह मामला था। कमलेश शर्मा वहां के उस समय के टीआई थे, एसएचओ थे, उनसे हमने भी बात की। एकलव्य गौर ने जो पेन ड्राइव और सीडी पुलिस के हवाले की थी जिसमें कहा गया था कि इन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, उसको देखने के बाद कमलेश शर्मा ने हमसे बात करते हुए और बाकी तमाम मीडिया के लोगों से बात करते हुए कहा था कि उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था और आपत्तिजनक निकला भी नहीं। लेकिन बावजूद उसके जस्टिस रोहित आर्या ने मुनव्वर फारूकी को बेल नहीं दी। मुनव्वर फारूकी को बेल मिली सुप्रीम कोर्ट से। और एक और मामला जो जस्टिस रोहित आर्या का जो सुर्खियों में है वो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस का है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में उन्होंने बेल एक आरोपी को दी और कहा कि वो जाके जिस महिला का उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था उससे राखी बंधवाएं। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और इसको सेट असाइड किया। तो अब सवाल यही है कि क्या जजेस के लिए कोई रिटायरमेंट के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, या जब वो जजशिप में है, जब एज जस्टिस काम कर रहे हैं, तो क्या वो इस्तीफा देकर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी जजमेंट्स इस चीज से प्रभावित हो सकती है कि रिटायरमेंट के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करना है तो उनके फेवरेबल जजमेंट आ सकते हैं, या किसी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब की अपेक्षा में फेवरेबल जजमेंट आ सकते हैं। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। आपका बहुत बहुत स्वागत दीक्षित जी। सर, सबसे पहले तो जस्टिस रोहित आर्या ये रिटायरमेंट के 3 महीने बाद, महज 3 महीने बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। अब कह रहे हैं कि बीजेपी की जो कार्यशैली है या पॉलिसीज हैं और प्रधानमंत्री मोदी की जो कार्यशैली उससे प्रभावित हुए। तो क्या ये आइसोलेशन में हो सकता है कि जब वो जज थे तब उनसे प्रभावित नहीं थे, उनके फेवरेबल जजमेंट कोई नहीं आया, या उनको प्लीज करने वाले कोई जजमेंट नहीं आए दिए, और रिटायरमेंट के तुरंत बाद फिर जो है अपना वो कह भी ये रहे कि अब रिटायरमेंट के बाद आदमी इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं। हेमंत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि रिटायरमेंट, जब आप रिटायरमेंट की उम्र पार करके जब आप आते हैं, तब तक उससे पहले जो आप कर रहे हैं, तो वो जो चीज आपके मन पे है, जिसका असर है, और जो आपने 2 फैसलों का जिक्र किया, वो इससे परिलक्षित होता है कि सोच बहुत पुरानी है। आज वो ये जरूर कहें कि मैं मोदी जी की नीतियों से या नए भारतीय न्याय संहिता की उसकी बात करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रातों रात तो ये बदलाव नहीं आया, 90 दिन में भी ये सोच नहीं बदली। रिटायरमेंट के बाद जो उन्होंने किया है वो पूर्व नियोजित और सोच समझ के वो आए हैं। ये आज कोई ऐसी चीज नहीं हो गई है कि जिससे कोई बड़ा बदलाव हो जाए, क्योंकि बीएनएस लागू होनी थी, तब हो चुकी थी, पार्लियामेंट से पारित हो चुकी थी जब वो रिटायर हुए हैं। 1 जुलाई से लागू हुई है, लेकिन तब
इससे तो यह है कि अगले दिन रिटायरमेंट के अगले दिन ज्वाइन कर सकते थे, क्योंकि कुछ तो समय लगा, कुछ सोच विचार उन्होंने किया होगा। और एक और चीज आपको बताऊं, जो आपने जस्टिस अभिजीत देशमुख की बात की, गंगोपाध्याय की, वो तो अपने आप में एक यूनिक एग्जाम्पल है जी। जब वो पद पर थे तब उन्होंने खुलेआम राज्य सरकार, ममता सरकार के खिलाफ जजमेंट्स दिए और बायस जजमेंट दिए, खुल के टिप्पणियां की, और नौकरी छोड़ के इमीडिएट उन्होंने वो रिटायरमेंट से पहले नौकरी छोड़ी ही बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए। बीजेपी ज्वाइन किया और पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, और आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये जो परंपरा नई शुरू हुई है, सर ये नई कहाँ है? जस्टिस गगोई वो भी तो राज्यसभा गए। आप वही जो नई परंपरा पिछले 10 साल में शुरू हुई है। जी। पहले ऐसा था कि सरकारों ने, ऐसा नहीं कि कांग्रेस सरकार ने जजों को उपकृत नहीं किया है जी। रंगनाथ मिश्र से लेके और सदाशिवम से लेके तमाम जज हैं जो अलग अलग राज्यपाल रहे, राज्यसभा में भी रहे। लेकिन ये जो चीज हुई है शुरू कि सीधे सीधे जिसको कहें कि एकदम गिव एंड टेक, राम मंदिर का फैसला देने वाले तरुण गोगोई, जिन पर व्यक्तिगत आरोप भी लगे थे, महिला ने आरोप लगाया था, उनको बीजेपी ने राज्यसभा में भेजा जी। इसके अलावा जो आप देखें तो जो अभिजीत गंगोपाध्याय हैं, उन्होंने एक सीमा पार कर दी थी, डिसेंसी की सीमा जिसको कहते हैं ना, कि महिला के खिलाफ, और चुनाव के दौरान उनके जो भाषण थे जी सबको पता है। तो ऐसे लोग जुडिशरी में हैं, बेहतर है कि वो पहले अलग हो जाएं और पार्टी में चले जाएं। अच्छा सर, इससे तो अब मतलब कोई नकार नहीं सकता इस बात को कि जुडिशरी में भी ब्लैक शीप है, और ब्लैक शीप नहीं, सब व्हाइट है, डिवाइड है, क्लियर डिवाइड है, एकदम सीधा सीधा डिवाइड है कि हाँ भाई ये सो कॉल्ड देशभक्त है और ये सो कॉल्ड देशद्रोही है। ये चीज आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट में भी कोशिश की जा रही है, हालांकि अभी वहां नहीं कर पाए, लेकिन जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में सब जगह क्लियर है। और यहां हम डिस्कस में नाम नहीं ले सकते, लेकिन मैं जानता हूं मध्य प्रदेश के कुछ हाई कोर्ट के जजेस को जिन्होंने सिर्फ इसलिए फैसले बदले या खिलाफ फैसले दिए, तमाम सबूत होने के बाद भी, क्योंकि वो दूसरे विचारधारा का आदमी था। अच्छा, मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई जब उनको ये तय है कि वो किसी आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं, और बहुत सारे जजेस प्रभावित होते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी समाज का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। जब वो किसी आइडियोलॉजी से, किसी व्यक्ति से प्रभावित हैं और पोस्ट रिटायरमेंट कुछ बेनिफिट चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है कि वो उस चाहत की अभिलाषा में, पोस्ट रिटायरमेंट जो कुछ पाना चाहते हैं उसकी अभिलाषा में, उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उस पॉलिटिकल नेता को खुश करने के लिए उस तरह की जजमेंट सुनाए? देखिए हेमंत जी, जो सिस्टम है, जो सरकार, भारत का लोकतंत्र जब शुरू हुआ, सरकार बनी, उसके बाद एक सिस्टम था कि हर एक इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय की, चाहे वो स्कूल टीचर भी हो, ये देखा जाता था कि ये किस विचारधारा का है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी दल विशेष से जुड़ा हो, कि तब ये कोशिश की गई थी। तो आर्मी, पुलिस, जुडिशरी, ये तो तीनों एकदम, तो पहले सबके पास ये जानकारी रहती है कि जज साहब किस मूड के हैं जी। या ये कलेक्टर साहब किस मूड के हैं, ये भी दिखता है अब तो जी। पहले आर्मी में सबसे ज्यादा सख्ती थी, सिविल सर्विसेज में उतनी नहीं थी। और जुडिशरी में तो ये उम्मीद नहीं करते थे कि आप परमात्मा का रूप माने जाते हैं जजेस जो हैं। अब धीरे धीरे वो चीजें खत्म हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं जानती है, सरकार को सूट करते हैं, सरकार को मालूम है। अगर इनके बारे में, जिन जज साहब की बात कर रहे हैं हम, इनके बारे में तमाम चीजें सोशल मीडिया में भी हैं, बहुत सारे इनके वीडियो भी देखे हैं, कोर्ट के वीडियो, कैसे अफसरों को लताड़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो बड़े चर्चा में रहते थे। पर 3 महीने उन्होंने क्यों लगाया, ये सोचने की बात है। जस्टिस रोहित आयरा की अगर हम फिर से एक बार बात करें तो उनकी खासकर ये जो मुनव्वर फारूकी वाला जजमेंट था, मैं आपको थोड़ा सा इसके मुनव्वर फारूकी वाले केस में ले जाना चाहता हूं। 31 दिसंबर 2000 की बात है, वो न्यू ईयर्स ईव पे इंदौर में एक कॉमेडी का शो करने आए थे। उससे पहले एकलव्य गौर, जो माननीय गौर के पुत्र हैं, उन्होंने शिकायत की। जब उनको, नीरज यादव दूसरा एक लड़का था उनके साथ, जब उनको अरेस्ट किया गया पुलिस द्वारा, उसके बाद पुलिस हिरासत में भी उन पर अटैक हुआ, मारपीट की गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने पर्याप्त सबूत जो है पुलिस को उनके उस कार्यक्रम में और उससे पहले जो है हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज करते हुए, उनके साथ अभद्र टिप्पणी करते हुए उनका वीडियो जो है दे दिया है। तो जो वीडियो उन्होंने दिया उसमें जो कमलेश शर्मा टी आई थे, मैंने उस समय ये स्टोरी भी इंडिया टुडे में की थी,
तो उन्होंने कहा कि ऐसा उसमें कुछ था नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जस्टिस रोहित आर्या ने मुनव्वर फारूकी को बेल नहीं दी और वो महीनों तक, कई दिनों तक जो है जेल की सलाखों, लंबे समय जेल में रहे और अंत तक, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक सामान्य आदमी को मुनव्वर फारूकी की तो फिर भी पहुंच है, वो किस तरह से केस बन गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में हर एक व्यक्ति की हैसियत नहीं होती। क्या हर एक व्यक्ति जा सकता है? वो पहुंचे, समय लगता है, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता, उसको बेल मिलती, तब तक तो वो काफी दिनों तक जेल में रहे। तो ये एक आइडियोलॉजी, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को, जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है, उसको इग्नोर करके किया गया। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनका फैसला पलटा है जी, तो ये स्पष्ट है जी। अगर ये सही होते, नहीं, वो तो कमलेश शर्मा जो टीआई थे, उन्होंने कहा कि उसमें कुछ है ही नहीं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि अगर जज साहब रोहित आर्या जी का फैसला सही होता, अकॉर्डिंग टू लॉ होता, बाइस्ड नहीं होते, तो सुप्रीम कोर्ट इनके साथ खड़ा होता जी। हजारों फैसले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के इंडोर्स करता है, बहुत कम होता है जिनको वो खारिज करे जी। तो ये तब सोचा जाना चाहिए जब पुलिस इंस्पेक्टर जो रोज डील कर रहा है, वो ये कह रहा है इसमें ऐसा नहीं है जी। उसके बावजूद जिसने उसको देखा है, हाँ, जो जांच कर रहे थे, जो उसके बावजूद अगर हाई कोर्ट के जज साहब बेल नहीं देते हैं और अगला आदमी साल भर या 10 महीने 12 महीने जब तक पड़ा जेल में रहा, तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को दिया, दुख यह है, दुर्भाग्य है कि उसने भी वो कार्रवाई नहीं की जो करनी चाहिए, क्योंकि आपने अन्याय किया है न्याय की कुर्सी पे बैठ के। अगर उसका नोटिस लेते और सुप्रीम कोर्ट रिप्रिमांड करता तो शायद दूसरों को भी मैसेज जाता। इसमें रिप्रिमांड नहीं किया, लेकिन दूसरा केस था जिसमें रिप्रिमांड किया। यही जस्टिस रोहित आर्या ने एक सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपी को, एक्यूज्ड को, यह कहकर बेल दे दी कि वो जिस महिला का उन्होंने हैरेसमेंट किया है उससे वो राखी बंधवाएं, और न केवल राखी बंधवाएं, ये अंडरटेकिंग दे कि वो हमेशा उसको अपनी बहन समझेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। मतलब उसको कमजोर महिला को आंका उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत सख्त टिप्पणी उनकी जजमेंट में उसके बाद की। तो उस न केवल वो एक पर्टिकुलर माइंडसेट जो मुनव्वर फारूकी वाले केस में दिखता है, लेकिन इस तरह की भी जजमेंट्स देते हैं। इसको देखकर क्या लगता है आपको? अगर देखिए, जो आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया जी, क्योंकि आखिरकार में एग्जीक्यूट जो भी है, सुप्रीम कोर्ट तो टिप्पणी ही कर सकते हैं। सिटिंग जज के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट को ही एक्शन लेना, सरकार तो उसमें कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करके छोड़ दिया जी। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसमें बहुत सारे जो लूप होल्स आ गए हैं, जिसमें जो कमजोरियां आ गई हैं, उसको ठीक करने का, उनको प्लग करने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। और कई जगह ऐसा हो रहा है, हाई कोर्ट्स जो हैं, देखिए जस्टिस रोहित आर्या अकेले नहीं है। आज मैं आपसे कहता हूं, हर राज्य में पिछले दिनों जिस तरह के पिछले 10 साल में जो बदलाव आया है भारत की राजनीति में, भारत के समाज में, उसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नौकरी में हैं, जो संविधान की शपथ लेके जज बने हैं, लेकिन वो भेदभाव कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं, हर जगह हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है? समाज में दरअसल हम भारतीयों की आदत है, अरे छोड़िए। अन्यथा जब जस्टिस गोगोई राज्यसभा पहुंचे थे जी, तब सवाल उठता, समाज उनके खिलाफ खड़ा होता कि जिस व्यक्ति पर खुद के चरित्र पर आरोप एक महिला ने लगाया है जी, उसने एक फैसला और उस केस में वो खुद ही जज बन गए, खुद ही जज बन गया, खुद ही जांच कर ली उन्होंने। तो ये इससे बड़ा हास्यास्पद, शर्मनाक क्या है? क्योंकि ऐसा नहीं है, जजों पर महाभियोग चलाने की व्यवस्था हमारे यहाँ है, हुआ भी है कुछ केसेस। हमारे सामने राज्यसभा में एक बंगाल के जज पर चला था और बाद में उन्होंने फैसला आने से पहले पेश हुए, अपनी सफाई दी और बाद में इस्तीफा दे दिया। मुद्दा यह है कि हम सरकार जिसको ये सब फैसले भाई किसके बूते पर कर रहे थे? अगर गोगोई साहब सच थे तो कायदे से तो उनके साथ भी वही होना चाहिए, तो जो सामान्य छेड़छाड़ वाले के साथ होना चाहिए। लेकिन जो रोहित आर्या के फैसले की बात की, जिस महिला को जिसके साथ उसने छेड़छाड़ की, उसको मॉलेस्ट किया, उससे राखी बंधवा लेने से फैसला हो जाता है। फिर तो ये होगा कि वो एक फिल्म आई थी कि वो कत्ल कर दिया उसने उसका, तो उसके घर जाके वो, जज साहब का बड़ा पुराना फैसला है, फिल्में ज्यादा देखते हैं क्या, इस तरह की चीजें जो हैं। लेकिन कहीं भी समाज, दरअसल हमारा समाज जो है वो रिएक्ट नहीं करता है चीजों पर, और समाज जब रिएक्ट नहीं करता है तब ऐसी चीजें होती हैं। अब मुनव्वर फारूकी का केस ले लीजिए, सिर्फ
और सिर्फ इसलिए कि उसका नाम मुनव्वर फारूकी है जी। अन्यथा उससे ज्यादा लोग हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। वो सिर्फ नाम के साथ साथ वो तो एक मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था जो दिख ही रहा था। एकलव्य गौर, मालिनी गौर का रिश्ता, उस समय की राजनीति, वो एक तरह का नैरेटिव सेट करना। खैर, बात जब आती है तो ये स्पष्ट है कि जस्टिस रोहित आर्या अकेले नहीं है, ना ही उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है, क्योंकि कोई कूलिंग ऑफ पीरियड जुडिशरी में है नहीं कि रिटायरमेंट के बाद कुछ समय तक वो कुछ नहीं कर सकते। तो बहरहाल उन्होंने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है वो सुर्खियों में जरूर बन गए हैं, और जब सुर्खियों में बने हुए हैं तो उनके द्वारा जो जजमेंट्स दी गई थी उन पर चर्चा होना स्वाभाविक ही है। और जो मुनव्वर फारूकी को लेकर के उन्होंने जजमेंट दिया था और साथ ही साथ एक सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्यूज को जिस तरीके से उन्होंने बेल दी थी, वो भी अच्छी खासी चर्चा में बनी हुई है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।